Question number 111. A 240 volt जी series motor takes 40 ampere when its output at 1500 rpm. Its resistance is given to that 0.3 ohm. Find what resistance must be added to obtain real rated torque at starting. Okay, इसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है सर। अच्छा, 240 volt. So 240 will come over here. Take 40 ampere current. 1500 rpm. यहाँ पे जो हमारे पास टॉर्क है वो सेम है. ओके, जी स्टार्टिंग में और उसके बाद भी आपका जो यानी जब रेटेड टॉर्क आपके पास आ जाते हैं और उसके बाद जो टॉर्क होगा वो तो सेम होगा, तो इट मीन्स कि आपका जो करंट होगा वो सेम होगा. ओके, इनपुट ये करंट जो होगा आपका वो सेम होगा 40 एम्पियर. तो ये आप अप्लाई कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा. स्टार्टिंग है तो ई बी तो आपका ज़ीरो होगा. यहाँ पे आप वी विल बी इक्वल टू ई बी प्लस 40 आई ए प्लस आर कर दो. सो वो आपका 0.3 प्लस अननोन रेजिस्टेंस आर. तो ई बी तो आपका ज़ीरो होगा क्योंकि स्टार्टिंग है. ओके, स्टार्टिंग में आपका ई बी ज़ीरो होता है और वी इज़ 240. तो ये आपका आ जाएगा 240 डिवाइड बाय 240 माइनस 40 टाइम्स 0.3 डिवाइड बाय 40 आ जाएगा. दैट्स इक्वल टू आर. जी ये मैं करूँ यस, इसको सॉल्व कर लो. 2 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 0.3 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 0.3 माइनस 240 डिवाइड बाय 40। सर ये 5.7 है। Yeah, so fourth option. That should be the correct answer. सर ये जो आपने क्वेश्चन बनाई है ई बी प्लस 40 इंटू 0.3 प्लस आर, सर इसमें से हमने आर को फाइंड करना है कितना किया और ई बी आपने 0 किया. Find what resistance must be added to obtain rated torque at starting. जी सही है. तो कितना रेजिस्टेंस आपने ऐड करना है. 0.3 रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके साथ आपने कितना रेजिस्टेंस स्टार्टिंग. एक्चुअली हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग में आपका जो बैक ईएमएफ होता है वो ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से आपका आर्मेचर करंट काफ़ी हाई हो जाते हैं. सही है, जिसकी वजह से आपका मोटर बर्न भी हो सकता है. सही है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं. और जब मोटर अपने रेटेड टॉर्क तक पहुंच जाए तो उसके बाद उस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर लेते हैं. वो हमने वो एक मोटर स्टार्टर हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का. तो वहाँ पे हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि कितना रेजिस्टेंस मुझे ऐड करना चाहिए इस मोटर के लिए, तो वो आप इस तरह फाइंड कर सकते हो प्रैक्टिकली. अगर आपके सामने हुआ तो आपने कितना या तो रेजिस्टेंस कितना ऐड करना है. सो फॉर दैट यू विल नीड दी इनपुट वोल्टेज. ओके, और करंट आपने मेजर करना कि कितना करंट है. ठीक है. अच्छा, in the above question, what resistance must be added to obtain rated torque at 1000 rpm? 1500 था पहले, अब 1000 आरपीएम आ गया. Yes. Actually अब हमारे पास क्या हो गया, अब आपके पास मोटर ने वो रेटेड टॉर्क तक पहुंच गया. ओके, अब वो कह रहे हैं कि पहले 1500 था, अब 1000 हो गया है आरपीएम स्पीड. सही है. तो कितना रेजिस्टेंस अभी मुझे कितना चाहिए, ये वो पहुंच गया, स्टार्ट हो गया. ओके, अब मुझे कितना रेजिस्टेंस चाहिए एंड पे. तो हमारे पास क्या होता है, ई बी आपके क्या होता है, ई इज इक्वल टू ओवर 60 है. या तो ये सारे फैक्टर्स तो सेम ही होंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. तो आपका ई कितना है सर? स्टार्टिंग पे हमारे पास ई 0 था. yes. और अभी हमारे पास अभी यानी कि रनिंग कंडीशन में है, तो फिर हमारे पास आएगा ही. स्टार्टिंग में नहीं, एक्चुअली हमारे पास इस तरह था कि मोटर स्टार्ट हो गया था
पहले तो स्टार्टिंग था, सही है। जी। अब रेटेड टॉर्क पे पहुंच गया, ओके। और यहाँ पे जो स्पीड है दैट इज 1500। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसके बाद मैं स्पीड को 1000 करना चाहूँ, तो फिर क्या करूँगा, तो दिस इज माई EB1, दिस इज माई EB2। ओके, ठीक है। तो ये आपका EB1 क्या हो जाएगा, दैट इज वो ओके, हमने फाइंड करना है इसके अकॉर्डिंगली। तो हाँ, 240 निकाल लेते हैं। दैट्स विल बी इक्वल टू 240। 40 टाइम्स 0.3, क्योंकि रेटेड तक पहुंच गया तो आप 0.3 वो रेजिस्टेंस मैंने रिमूव कर दिया, 0.3 आ गया, प्लस ओके, EB1 आ जाएगा। ओके, 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 ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 240 सर ये मैं करता हूँ। 228 आ रहा है। 40 माइनस 240, 228 जी। अच्छा, अब मेरे पास EB1 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई EB2 कर लो, दैट्स विल बी इक्वल टू N2, सही है। सो EB1 क्या आ गया, 228 आ गया। N2 क्या था, N2 1000 था, डिवाइड बाय ये कर लो आप 1500, दैट्स विल गिव यू EB2। सर ये आपने सर वो आपने इक्वेट किया EB1 ओवर EB2 इज इक्वल टू N1 ओवर N2। यस, तो उसमें से सर आपने EB2 निकाला है इस इक्वेशन में से। या इससे आप EB2 निकाल लो। दिस इज एक्चुअली EB1 N1 एंड EB2 N2, तो ये आपके पास आ जाएगा। सर ये है 228 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1500 सर 1552। ओके, 152, 52। yeah, so EB2 is equal to 152। now अब मैंने रेजिस्टेंस को ऐड करना है, जिस तरह यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस को ऐड कर रहा था, बट आपका EB2 क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 152। तो ये आपका ओके। 240 माइनस 152 माइनस दिस डिवाइड बाय 40, ये कर लो, यहाँ पे आप माइनस 152 भी आ जाएगा। 240 is equal to 152 minus 40.3 plus 240 minus 152 88 और minus 12 और divided by 1.9 आया। ऑप्शन 1.9। Yeah, so this will be the correct answer, 1.9। ओके, लाइक पहले आपका क्या था, स्टार्टिंग में आपका क्या था, स्पीड नहीं था, सही है, ये जीरो थी। या स्पीड आपका जीरो था, तो आपका बैक EMF भी जीरो था, तो ये हमारे पास जीरो था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि कितना रेजिस्टेंस आप ऐड कर लो, तो वो हमने ऊपर फाइंड कर दिया था, हमने कहा कि 5.7 रेजिस्टेंस आपने ऐड करना है, ओके, फॉर रेटेड टॉर्क, जी। सही है। अब इस तरह उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अगर मैं इस स्पीड को चेंज कर लूँ, 1000 कर लूँ, तो फिर आपका क्या होगा, बैक EMF भी आपका चेंज हो जाएगा, ओके। सही है। तो बैक EMF आपका चेंज हो गया, तो फिर आपको रेजिस्टेंस भी चेंज करना पड़ेगा, जी ठीक क्यों है। चेंज करना पड़ेगा, टू ऑब्टेन द रेटेड टॉर्क, उसी टॉर्क को गेन करने के लिए आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक। सही है। एक्चुअली टॉर्क क्या करता है, टॉर्क आपका डिपेंड करता है बैक EMF पे और आर्मेचर करंट पे। टॉर्क सेम होगा तो आर्मेचर करंट भी सेम होगा, बैक EMF भी सेम होगा। तो ऊपर हमने आर्मेचर करंट को सेम लिया था, नीचे आपने क्या करना है, इस बैक EMF को हम सेम ले रहे हैं। लाइक ठीक है। बैक EMF पहले आपका 1500 के अकॉर्डिंग लिया था, अब 1000 के अकॉर्डिंग दिया गया, तो इसको भी हमें इसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। ठीक है। 113 A series motor of resistance 1 ohm between the terminal run at 800 rpm at 200 volt with a current of 15 ampere. Find the speed at which it will run when connected in series with a 5 ohm resistance and taking the same current at the same supply voltage.
तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, हमने एन फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है। ओके जी यस। तो सीरीज मोटर है ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम बिटवीन द टर्मिनल रन एट 800 आरपीएम एट 200 वोल्ट। तो जब आपका स्पीड 800 आरपीएम है और आपका वोल्टेज जो है वो 200 वोल्ट है, रेजिस्टेंस इज 1 ओम, जी current is 50 Yeah. ampere. तीन We पेयर need to find speed. So let's say this is N1, this will be N2. We need to find this. फाइंड करना है Yeah. और When आर आर सीरीज 5 ओम when the resistance is 5 ohm and taking the same current at the same voltage supply. So this is R1, this is R2. Okay. Yes. समझ आ गया आपको? जी अच्छा, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सीरीज मोटर है। ओके, ये एक रेजिस्टेंस है उसमें और ये आपका सप्लाई है 200 वोल्ट सप्लाई है। ओके, सप्लाई आपका सेम है। ओके, रेजिस्टेंस हमारे पास चेंज हो रहे हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 200 दैट्स विल बी इक्वल टू करंट आपका 15 एम्पियर आ जाएगा टाइम्स रेजिस्टेंस, पहले आपका 1 ओम रेजिस्टेंस है, सही है, प्लस ई बी आ जाएगा। अच्छा, ई बी भी आपका चेंज होगा क्योंकि आपका स्पीड चेंज हो रहा है, सो दिस इज ई बी 1 हो जाएगा। ओके सही है, तो ई जी बी 1 आपका क्या आ जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 200 माइनस 15 दैट्स इक्वल टू 185 185 आ जाएगा। दिस इज ई बी 1। ई बी 2 भी फाइंड कर लो इसी तरह। तो ई इसी बी 2 तरह वोल्टेज का वोल्टेज कम होगा तो ई बी 2 के लिए आपका 5 एम्पियर आ जाएगा। सो 15 टाइम्स 5 कर लो, जी ठीक है 75 आ रहा है, 95 75 आ रहा है, 200 माइनस 75 कर लो, सो यू विल गेट ई बी 2। सर EB2 is equal to 125 When connected in series with a 5 ohm resistance, तो in series with 5 ohm resistance means के 5 plus 1 हो गया यहाँ पे। ओके ठीक है तो सर ये 15 मल्टीप्लाई बाय 6 90 माइनस 200 1110 EB2 is equal to 1110 अच्छा, अब हम as we know that हमारे पास क्या है, हमारे पास जो स्पीड है वो ई बी और स्पीड के पास रिलेशन फाइंड कर लो, ई बी 1 डिवाइड बाई ई बी 2 हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N2 जिस तरह हम अभी कर रहे हैं। तो ई बी 1 आपके क्या आ रहा था 185 डिवाइड बाई 1110, N1 क्या था 800 डिवाइड बाई अननोन, divided by तो 800 टाइम्स 110 कर लो डिवाइड बाय 185 कर लो, सो यू विल गेट N2 475.6 476 ऑप्शन है 476। So first option. अच्छा, next question 114. What happened to speed when the flux is reduced by 10% in a 200 volt DC shunt motor having an armature resistance of 0.2 ohm, carrying a current of 50 ampere and running at 960 rpm prior to weakening of speed? The total torque may be assumed to be constant and iron and friction losses may be neglected. फ्लक्स स्पीड का रिलेशन क्या है? तो फ्लक्स नहीं, यहाँ पे फ्लक्स आपके थोड़ा चेंज हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे पास शंट मोटर है, वैसे तो आपका फ्लक्स सेम ही होगा, आप लोड इंक्रीज कर लो डिक्रीज कर लो आपका फ्लक्स सेम ही होगा, लेकिन ठीक है सर या इसकी स्पीड में डिक्रीज आएगा, थोड़ा सा आएगा। ओके, प्रैक्टिकली आपके डीसी शंट मोटर में स्पीड में थोड़ा सा डिक्रीज आ जाता है। ओके, ठीक अगर एमसीक्यूज भी आएगी तो आपने यस कहना है कि यस आता है थोड़ा सा डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पे आपका फ्लक्स 10% डिक्रीज हो गया, तो इट मीन्स के बैक ईएमएफ हमारे पास डिक्रीज हो गया। जी अच्छा, आपका चार्जर स्पीड क्या होगा? सर स्पीड भी फ्लक्स के हिसाब से कम होगी नहीं, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आपका जो
फ्लक्स है और स्पीड दोनों इनवर्स रिलेशन में है। जी 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 ठीक है, ओके सर, वो रिलेशन था, ये वो था जी, ई बी इज इक्वल टू सर एन ओ एन ऑफ फाइव, इस तरह था रिलेशन, इसकी बात कर रहे हैं जी। जी सर ठीक है। सही, तो आपका फ्लक्स डिक्रीज होता है, इट मीन कि आपका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जी, इनवर्स रिलेशन जी। या इनवर्स रिलेशन है। सही है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने हमें एक और इन्फॉर्मेशन भी दिया है कि आपका जो टोटल टॉर्क है मे बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो टोटल टॉर्क मींस कि आपका जो आर्मेचर टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आई ए होगा। तो इट मींस कि जी आपका जो टॉर्क होगा 10% डिक्रीज आने के बाद फ्लक्स अगर आपका 10% डिक्रीज भी हो जाए तो फिर भी आपका टॉर्क जो होगा वो कांस्टेंट होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा, टॉर्क कांस्टेंट, ठीक है सर। सही है। जी अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि मेरा जो टॉर्क फ्लक्स 1 आई ए 1 दैट्स विल बी इक्वल टू फ्लक्स 2 आई ए 2। जी ठीक है, टॉर्क सेम है आपका। सही है। टॉर्क सेम है जी सर। यस। अच्छा, अब फ्लक्स जो है वो 10% डिक्रीज आ गया। पहले फ्लक्स आपका 5 1 था, अब आपका क्या हो जाएगा? तो सर 10% डिक्रीज आ गया, तो अब 90% ऑफ 5 1 लाइक योर 90 जी 5 जी ठीक है, 90% ठीक है। ऑफ 5 1, तो पे मैं ये लिख सकता हूँ कि 0.9051 आई ए 2 हो जाएगा। गॉट इट। आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 5 1 के, हाँ ठीक है सर ठीक है। उसने सर डिक्रीज कर दिया ना, तो वो उसी 5 1 का ही 0.9% उसके साथ हो गया, ठीक या है। तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 5 1 के साथ कट जाएगा, और आपका आई ए 1 क्या होगा? दैट इज 50 एम्पियर। तो आप इस तरह कर लो कि 50 डिवाइड बाय 0.90 कर लो, यू विल गेट आई ए 2। 50 डिवाइड बाय 0.90 सर, ये 55.55। 55.55। तो आपका आई ए 2 क्या गया? 55.55। ओके। सर ये 50 कैसे लिया आपने? 50 कैसे है? 50 एम्पियर हमारे पास करंट है। या करंट है आपका। What happened to speed when the flux is reduced by 10% in a 200 volt DC shunt motor having an armature resistance इतना है, carrying a current of इतना and running at इतना RPM prior to weakening of speed? Like स्पीड से पहले हमारे पास करंट कितना था? आप 10% ने आपने डिक्रीज नहीं किया 10%, उससे पहले आपका करंट इतना था, स्पीड इतना था, आर्मेचर रेजिस्टेंस इतना था। सही है। अब उसके बाद द टोटल टॉर्क उन्होंने एज्यूम किया कांस्टेंट है आपका, आयरन और फ्रैक्शन लॉसेस को भी कांस्टेंट ले लो। सही है। तो उसके बाद स्पीड क्या होगा, स्पीड पे क्या इफेक्ट आएगा, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है। सही है। तो ये तो मेरे पास आई ए 2 आ गया। तो अब मेरे पास एक्चुअली आपका स्पीड जो होता है ना वो डिपेंड करता है बैक ईएमएफ पे। सही है। ठीक है। और बैक ईएमएफ आपका शंट मोटर में क्या होगा? दैट्स विल बी इक्वल टू 200 विल बी इक्वल टू, स्टार्टिंग में करंट क्या था? 50 इंटू रेजिस्टेंस कितना था? 0.2 ओम प्लस EB1 प्लस EB1 जी। सही है। तो इससे आपके पास EB1 आ जाएगा। सर ये 50 मल्टीप्लाई बाय 0.2 10 माइनस 200 190 आ रहा है सर। 190, तो EB1 आपका आ जाएगा 190। 90 अच्छा, इस तरह EB2 की तरफ आ जाते हैं। ओके। EB2 आपका ये 200 आ जाएगा। जी सही है। IA2 क्या आ रहा था? 55.55। जी सही है। रेजिस्टेंस 0.2 ओम होगा, वही रेजिस्टेंस होगा आपका। सही है। EB2 प्लस EB2। so from this you will find EB2। 188.89 188.89।
8 9 8 9 ओके, ये आपका EB2 आ गया। नाउ एज वी नो दैट हमारे पास क्या होगा, आपका जो EB1 होगा दैट्स इज, पहले हम फ्लेक्स हमारे पास कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्स शंट मोटर की वजह से आपने फ्लेक्स को कांस्टेंट नहीं लेना। ओके, तो अब आपने दोनों को इनकाउंटर करना है। तो आपका EB, एक्चुअली EB में क्या होता है, EB में आपका NB होता है, तो EB में आपका NB होता है और फ्लेक्स भी होता है। तो आपने EB1 डिवाइड बाय EB2 लेना है, दैट्स इक्वल टू ओके 5(1)(N)(1) डिवाइड बाय 5(2)(N)(2) हो जाएगा। ओके तो EB1 आपका ठीक है क्या आ सर। रहा था, दैट इज 190 19 सर, इसमें फ्लक्स को भी काउंटर कर रहे हैं आप? ठीक है। डिवाइड बाय आपका 188.89 आ जाएगा, बी 51 आ जाएगा, नीचे 0.951 आ जाएगा। N2 आपका आ जाएगा, N2 वी नीड टू फाइंड इट, N1 आपका पास 960 आ जाएगा। तो ये 51 इस 51 के साथ कट जाएगा, तो 190 टाइम्स 0.9 कर लो, 190 टाइम्स 0.9 171 ओके 171 डिवाइड बाय 188.9 ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय 188.9 0.905 0.905 इज इक्वल टू, अच्छा आप इस तरह कर लो कि डिवाइड बाय 960 कर लो, सर 0.9 को 960 से डिवाइड करना है? या 0.905 को वो 960 से डिवाइड कर लो। सर ये तो बहुत ही कम आ रहा है, 9.4 × 10⁻⁻⁴ आ रहा है। अच्छा अब 1 डिवाइड बाय ये आंसर कर दो, 1 डिवाइडेड बाय आंसर 1060.4। सर सेकंड ऑप्शन के करीब तरीन लग रहा है मुझे। सर ये मुझे बताइएगा अब। ये सेकंड ऑप्शन ही होगा फिर। जी सर, ये आपने 1 कैसे डिवाइड किया? एक्चुअली ये 1 तो से सिंपल आप कर लो, ये आप सिंपल कर लो। ओके ये तो इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इससे आपके पास आ जाएगा। By a flex control method of speed control of a DC shunt motor, we can obtain above the normal speed, below the normal speed। ये काफी इंपॉर्टेंट MCQs है, अक्सर 2-3 दफा टेस्ट में पास पेपर में आए हैं। Above as well as below the normal speed, none of the above। तो ये काफी इंपॉर्टेंट MCQs है। Flex control method, ऑप्शन था। flex control method means कि N is direct proportional to EB divided by flex। तो जब आप यहाँ पे flex control method means कि flex को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर लो, सही है। तो जी यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये हमारे पास इस तरह मोटर होते हैं, सही है, यहाँ पे हमारे पास इस तरह, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को डाल लेते हैं। ओके, तो जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो आपका फ्लक्स मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। जब रेजिस्टेंस को आप इंसर्ट कर लेते हो तो यहाँ पे करंट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स कम हो जाते हैं। तो फ्लक्स कम हो जाते हैं तो इट मीन्स कि आपका स्पीड बढ़ जाते हैं। तो इस मेथड्स के थ्रू, बाय फ्लक्स कंट्रोल मेथड, यू कैन ऑब्टेन द स्पीड अबव द नॉर्मल स्पीड ओनली। सर करंट जब कम होगा एक्चुअली तो यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा होगा? नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट आपका ज्यादा होगा। ओके लेकिन ठीक ये है। अब आप रेजिस्टेंस को ऐड कर लो इसमें, तो यहाँ पे करंट आपका कम हो जाएगा। जी करंट कम हो गया। अब ज्यादा करंट इसमें जाएगा, यहाँ पे करंट कम हो जाएगा। करंट कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से। तो आपका फ्लक्स भी कम हो जाएगा यहाँ पे। ओके तो फ्लक्स कम हो गया तो इट मीन्स कि आपका स्पीड ज्यादा हो गया। ठीक है। Question number 116. By putting controller resistance in series with the armature of a DC motor, we can obtain speed above the normal speed, only below the normal speed, on as above as well as below the normal speed, none of the above. In series with the armature. In series with the armature means कि आप इस तरह कर लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऐड कर लो। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऐड करना मीन्स कि आप इस करंट को इंक्रीज कर रहे हो, IF को आप इंक्रीज कर रहे हो। पहले तो आपके पास ये तो आपके पास कांस्टेंट होगा, सोर्स से जो करंट आ रहा है। आर्मेचर में आप कम करंट जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे आप करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो फील्ड करंट ज्यादा फ्लो मींस कि आपका जो फ्लक्स है वो ज्यादा है।
ठीक है, फ्लक्स ज्यादा है, फ्लक्स ज्यादा है तो स्पीड कम है। या तो स्पीड आपको बिलो दी नॉर्मल स्पीड मिलेगा। ठीक है। The speed of the DC motor ठीक। can be controlled by changing its flux, armature circuit resistance, applied voltage, all of the above. इसमें क्या आएगा? काफी इजी है। The speed of DC motor can be, सर ऑल ऑफ द अबव। Yes, all of the above इसमें तो आएगा। फ्लक्स फ्लक्स से भी करते हैं, सर्किट और रेजिस्टेंस भी करते हैं, और वोल्टेज वोल्टेज अप्लाइड मेथड, ये भी Yes. मेथड था कोई। Motor ठीक है। starter are essential for accelerating the motor, starting the motor, avoiding excessive starting torque, preventing fuse blowing. मोटर स्टार्टर और सेंट्रल फोर, सर स्टार्टिंग द मोटर। Yes. No, starting the motor. जब भी आपने मोटर को स्टार्ट करना है तो आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है। मोटर स्टार्टर और एसेंशियल फॉर, सर वो कह रहे हैं मोटर स्टार्टर किस लिए एसेंशियल है? एक्सेलरेट द मोटर, सर ऑप्शन 1 लग रही है मुझे। नहीं, एक्चुअली मैंने आपको कहा था कि हम जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका बैक ईएमएफ वहाँ पे जीरो हो जाता है। बैक ईएमएफ वहाँ पे जीरो होगा, ओके, क्योंकि स्पीड आपका कम होता है इस टाइम। बैक ईएमएफ आपका जीरो होगा, सॉरी कम होगा, जिसकी वजह से आपका करंट काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका मोटर बर्न हो जाते हैं, सही है। तो इन करंट को कम करने के लिए हम रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं, लाइक मोटर स्टार्टर को हम यूज़ करते हैं for avoiding excessive starting torque current. This will be the correct option. Question number 119. The only disadvantage of fluid control method for controlling the speed of a DC shunt motor is that it gives speed lower than the normal speed. No, it will give you speed above the normal speed. Okay, ये हमने अभी पढ़ा है. It is wasteful. No, it is not wasteful. Need a large rheostat. No. Adversely affect commutation. So yes, it will affect your commutation. Okay. ठीक है। Yes. किस तरह करेगा affect commutation? नो सर मुझे नहीं आइडिया पता इसका। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका फील्ड है, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को ऐड कर लो तो इट मीन्स कि आप फ्लक्स को कम कर रहे हो, सही है। लाइक मेन फील्ड को आप कम कर रहे हो, दिस इज द मेन फील्ड। ओके। सही है। तो आर्मेचर में क्या होता है, एक्चुअली हमने पढ़ा था कि दिस इज द करंट, ओके। तो करंट जब इसमें फ्लो होगा तो उसकी वजह से भी आपका फील्ड बनेगा, फील्ड बनने की वजह से आपका आर्मेचर रिएक्शन आएगा। ये मेन फील्ड होगा, जी। मेन फील्ड ये Okay. होगा, ओके, ये मेन फील्ड होगा, और ये वायर की वजह से आपके पास एक फील्ड बनेगा दैट इज ऑपोजिट टू द मेन फील्ड, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। जी। सही है। तो यहाँ पे जब आपका फील्ड कम हो जाता है, जब आपका मेन फील्ड कम वीक हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि ये आर्मेचर रिएक्शन अब स्ट्रॉन्ग हो गया, ये फील्ड अब स्ट्रॉन्ग हो गया, ये फील्ड आपका वीक हो गया। क्यों वीक हो गया? क्योंकि इस रेजिस्टर को ऐड करने की वजह से। ओके ठीक है सर। सही है। तो इट मीन्स कि आपका जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो अब ज्यादा होगा, लाइक आर्मेचर ठीक है। रिएक्शन अब ज्यादा होगा, दैट इज ग्रेटर, लाइक इस आर्मेचर रिएक्शन यू कैन से आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट जो होगा वो दैट शुड बी लार्जर, दैट शुड बी मोर, ओके। ठीक है। जिसकी वजह से आपका फिर कंप्लीट रिवर्सल ऑफ करंट नहीं होगा, सो दैट्स विल एडवर्सली अफेक्ट द कम्यूटेशन। ठीक है। सो दिस विल बी द रिडक्शन। इसको फिर आप सोच लो। The rheostat speed control method is very economical, efficient, unsuitable for rapid changing load, suitable for getting speed above the normal speed. Actually, rheostat control method में हम क्या करते हैं, हमारे पास इस तरह होता है कि अगर आपका लोड रैपिडली चेंज हो रहा है तो rheostat में हम क्या करते हैं, इस तरह रेजिस्टेंस होते हैं काफी सारे, और यहाँ पे हम वो हम ऐड ये एक टैब लगाते हैं। या तो वो हम स्पेसिफिक पॉइंट पे लगाते हैं इस तरह, ओके। तो जब आपका लोड चेंज होगा तो आपको इस तरह ये ऑटोमेटिकली आगे पीछे, यहाँ पे तो आप इस तरह नहीं कर सकते कोई बंदे को हायर कर दो और वो इसको आगे पीछे करेगा। जी ठीक है। सही है। तो इसी वजह से दैट इज अनसुटेबल फॉर रैपिड चेंजिंग लोड, ओके। मैं आपको रियोस्टेट दिखा देता हूँ, आपने देखा है कि नहीं? दिस इज रियोस्टेट। ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, सही है।
एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, मैं जी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऐसा होता है कि आपने एक कनेक्शन यहाँ पे देना है, सही है, और दूसरा कनेक्शन आपने यहाँ पे देना है। तो करंट इसमें किस ठीक। तरह फ्लो होता है, करंट इस तरह आएगा, सही है, इन नंबर ऑफ टर्न्स में जाएगा रेजिस्टर वायर में, ओके और ये यहाँ से करंट पर आएगा और यहाँ से आएगा, अच्छा सही है। ठीक है। एक्चुअली दिस इज द लीस्ट रेजिस्टर पाथ, तो करंट इसको फॉलो नहीं करेगा फर्दर, यहाँ से इस तरह आएगा, ओके ठीक है। सही है। सो दिस इज द, तो इसके थ्रू हम इसको आगे पीछे करो तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो आप तो कोई बंदा इस तरह नहीं हो सके, आप उसको हायर कर लो, यहाँ पे आप लोड इंक्रीज होगा तो आप इस रेजिस्टर को आगे कर लो पीछे कर लो। तो ठीक है। yeah, that is also good. So this is the end of this chapter, okay? ओके सर ठीक। Yeah, so ट्रांसफार्मर चैप्टर पे नेक्स्ट से स्टार्ट करनी है, वैसे तो आज भी काफी हो गई।